हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको चैप्टर 24 अच्छा शासन और सुशासन के बारे में कराने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गई है, तो हमें सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करना है। तो अच्छा शासन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अच्छा शासन किसे कहते हैं और सुशासन का क्या अर्थ होता है। हम सभी की बच्चों यही इच्छा और अभिलाषा रहती है कि हमारी सरकार अच्छी हो और प्रभावशाली हो और लोगों के कल्याण के लिए काम करे। कौटिल्य का मानना था कि यह सरकार एक अनिवार्य कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य है कि वे लोगों की भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए कार्य करे। यानी सरकार बच्चों लोगों की होती है और लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। तो उसका मेन काम क्या है कि लोगों की भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए काम करे। इस अध्याय में हम अच्छे शासन और उसके सामने आने वाली बाधाओं से निकलने के उपाय, अच्छी शासन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लोगों की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जानेंगे अच्छा शासन क्या है और सुशासन क्या है और उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है बच्चों अच्छे शासन की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे, अच्छे शासन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं और उत्तरदायित्व, उदारता आदि का वर्णन कर सकेंगे। एक अच्छे शासन के सामने आने वाली बाधाएं, 3 बाधाएं बच्चों। पहले का नाम है भ्रष्टाचार, दूसरे का नाम है बच्चों जनसंख्या वृद्धि और तीसरे का नाम है बच्चों हिंसा। संस्कृति पे विचार कर सकेंगे। अच्छे शासन की कार्यप्रणाली में एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी या भूमिका होती है और कंप्यूटर और सूचना के अधिकार के द्वारा माध्यम से अच्छे शासन को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे। आइए जानते हैं अच्छे शासन का क्या अर्थ होता है। तो शासन क्या है? सत्ताधारी द्वारा जनसामान्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, यानी हमारी स्थिति को, जब लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वस्तु और सेवाएं जब उपलब्ध कराती है और उनको इच्छाओं और ज़रूरत को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकारों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि बच्चों शासन शक्ति, नीति, योजना, परियोजनाओं से संबंधित होता है। 4 चीज़ें शक्ति, नीति, योजना और परियोजना से रिलेटेड बच्चों शासन होता है, जिसका उद्देश्य जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना होता है। लोग आशा करते हैं कि उनकी सरकार उनके लिए बेहतर काम करे और उनके लिए आगे कई सारे अवसर उपलब्ध कराए ताकि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में रह सकें। इस प्रकार से कार्य करें कि हम कम से कम लागत पर परिणाम अधिक से अधिक ले आएं। शासन तब अच्छा बन जाता है बच्चों जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों की सहमति और वैधता और उत्तरदायित्व पर आधारित हो। यानी जो काम करे वो लोगों की सहमति हो, मन मर्जी काम ना करे। मन मर्जी काम करते हैं बच्चों तो उसे हम तानाशाही कहते हैं। वो अच्छा सुशासन नहीं होता, वो कुशासन होता है। पहले बच्चों क्रूर राज ही अच्छे शासन के लिए प्रभावशाली हथियार माना जाता था। यानी जो जितना क्रूर होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा शांति व्यवस्था बनी रहती थी। प्राचीन और मध्य भारत में बच्चों एक राजा जो सर्वसत्तावादी होता था ही जनसामान्य की जरूरत के लिए कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायी समझा जाता था। आज के आधुनिक समय में बच्चों एक अच्छा शासन जो है, जो जागरूक नागरिकता और उत्तरदायी और संवैधानिक सरकार की ओर इंगित करता है। यानी नागरिक जागरूक हो, उत्तरदायी हो सरकार का, और सरकार संवैधानिक हो, यानी संविधान के द्वारा नियम हो और कुछ नियमों के साथ साथ में लोगों को अधिकार दिए जाए, बोलने का अधिकार हो, आने जाने की स्वतंत्रता हो, तो उसी को हम अच्छा शासन मानेंगे। एक अच्छे शासन की विशेषताएं बच्चों निम्नलिखित होती हैं। ऐसा कौटिल्य की पद्धति से निम्नलिखित विशेषताएं अच्छे शासन का निर्माण करती हैं। पहली बात तो है बच्चों वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। दूसरा, लोक कल्याणकारी प्रशासन वहाँ पे होनी चाहिए। तीसरा, न्याय पे और तर्क के आधार पर निर्णय दिए जाने चाहिए। चौथा, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसी चीज़ें हैं तो उसे हम अच्छा शासन मानेंगे, अच्छे शासन की विशेषताएं कहते हैं। इसके लिए बच्चों 89 और 92 में कई सारे रिपोर्ट आए थे। साथ ही साथ में कई सारे अच्छे शासन के कई सारे गुणों को विस्तार पूर्वक बताया गया था कि अच्छे शासन के कार्यों को एशियन डेवलपमेंट बेसिक रिपोर्ट के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में साफ साफ रखा गया है। यानी अच्छा शासन वो है बच्चों जो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है कि वहाँ पे क्या लोगों को शासन में पूरी तरह भागीदारी करते हैं, यानी है तो अच्छा शासन है। लोगों तक सभी जानकारी पहुँचती है तो वो अच्छा शासन है। क्या लोग निर्णय ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं और वे निर्णय लेने वालों को उत्तरदायी बनाए रख सकते हैं तो वो अच्छा शासन है। शासन में महिलाओं को भी पुरुष के बराबर अधिकार मिलता है तो अच्छा शासन है। गरीब और पिछड़े लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है तब भी अच्छा शासन माना जाएगा। मानवाधिकार की गारंटी होनी चाहिए और वर्तमान नीति भावी पीढ़ियों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए।
क्या लोग शासन की रूपरेखा स्वीकारते हैं? तो ये सभी प्रश्न का उत्तर अगर एक अच्छा शासन हाँ में देता है तो वो एक अच्छा शासन होता है। तो इन प्रश्नों के रूप में अच्छे शासन के कार्य के बारे में बताया गया है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बेसिक रिपोर्ट के अंदर आया था। एक अच्छे शासन का काम होता है बच्चों उत्तरदायित्व। सर्वसम्मति इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि शासन उन लोगों के प्रति उत्तरदायी हो जिन्होंने उनको चुना है ना, जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उत्तरदायित्व इस बात की ओर इंगित करता है बच्चों कि नौकरशाही यानी जो आईएएस और आईपीएस होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं, वो भी क्या हो, जवाबदेह होने चाहिए। संसदीय कार्य प्रणाली में ऐसा प्रशासन प्रश्न, वाद विवाद, बहस, बजट अनुमोदन, कमेटी और संसद के अन्य तरीकों से माध्यम से किया जाता है। कार्यपालिका अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के प्रति बच्चों उत्तरदायी बनी रहती है। लेकिन आज इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे राजनीति हमारी अपराधीकरण की तरफ जा रहा है, समाज का विखंडन हो रहा है, प्रभावहीन होने के मुख्य कारण है। दूसरा बच्चों उत्तरदायित्व को सरकारी निर्णय और कानूनों की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे बच्चों PIL के माध्यम से। PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ये 1979 के में आया था और इसके जनक कौन है बच्चों? PN भगवती हैं। तो उत्तरदायित्व का मतलब होता है बच्चों की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी यानी जवाबदेह होगी। इसके बाद इसके पाठगत प्रश्न आते हैं कि शासन का सरोकार देश से है एवं देश में वृद्धि करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार। तो राजनीति और गुणवत्ता। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौटिल्य की स्वशासन संबंधी योजनाओं का आधार देश प्रशासन से था, लोक कल्याणकारी प्रशासन से था। प्रशासनिक बहस में स्वच्छ शासन की अवधारणा का प्रचार प्रसार देश प्रकाशन से हुआ था। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट 1989 और 1992। प्रशासन तब अच्छा होता है जब उसका आधार लोक सहमति से होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है बच्चों स्वशासन में बाधाएं क्या कौन कौन सी आती हैं। तो कई सारी बाधाएं होती हैं बच्चों जो एक अच्छा शासन चलने नहीं देती हैं। उनमें से प्रमुख है बच्चों भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि और हिंसा की संस्कृति। ये 3 बाधाएं बच्चों जो एक अच्छे शासन के रूप में आती। सबसे पहले बच्चों भ्रष्टाचार आता है। तो भ्रष्टाचार का अर्थ अधिकारों का अवैध प्रयोग करना है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचार लगभग पूरे विश्व में बच्चों व्याप्त है और एक सार्वभौमिक बीमारी बन चुकी है। जब तक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो और प्रशासनिक हो, पूरी दुनिया से और इच्छा शक्ति से नहीं लड़ा जाएगा, तब तक ये खत्म नहीं होंगे। इसको ख़त्म करने के लिए बच्चों कई सारे कदम उठाने चाहिए, जैसे राजनीतिक अफसरों और अधिकारियों के बीच में जो गठजोड़ बन जाते हैं उनको तोड़ना चाहिए। न्याय जो है लोगों के पास सस्ते होने चाहिए। देश, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनहित याचिकाओं के लिए अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार को अधिक प्रभावी रूप से बनाया जाना चाहिए, जब भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार खत्म हो सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम बच्चों, कानून लागू कराने वाली संस्थाओं का शक्तिशाली बनाना चाहिए। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को अभियोग लगने के बाद अविलंब जब्त कर लेना चाहिए और ये संपत्ति तभी लौटानी चाहिए जब वो निर्दोष सिद्ध हो जाए। नौकरशाही की कार्यशैली को सुधारने के लिए नियम और उपनियमों और कार्य प्रणालियों को सरल बनाना चाहिए। समाज को नियम और कानूनों का परिपालन के लिए लामबद्ध करना चाहिए ताकि वो माने। सरकारी संगठनों में भाई और भतीजावाद को समाप्त कर देना चाहिए, यानी जो जान पहचान के लोग होते हैं इसको समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद बच्चों अगला महत्वपूर्ण आता है जनसंख्या वृद्धि। तो स्वशासन का सरोकार न केवल प्रभावी कानून, प्रतिनिधि और उनके क्रियान्वयन से ही होता है, बल्कि उसका सरोकार देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों में गतिशीलता और उपयोग से भी होता है। अगर जनसंख्या बच्चों बढ़ेगी तो जो संसाधन होता है, संसाधनों का असमान बंटवारा हो जाएगा। किसी के पास ज़्यादा हो जाएगा, किसी के पास बिल्कुल भी संसाधन रहेगा ही नहीं। और जो संसाधन से कुछ वंचित लोग होंगे तो वो गलत कार्य करेंगे। तो इसका मेन कारण बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी 35 करोड़ आबादी थी, लेकिन बाद में बढ़कर आज तो 144 करोड़ जनसंख्या हो गई। भारत के कुछ राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर में जनसंख्या स्थिर होती है, लेकिन कुछ राज्य जैसे यूपी, MP, राजस्थान, बिहार में जनसंख्या जो है समय समय पर अधिक होती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है बच्चों,
और इससे भूमि, जल, वायु संसाधनों में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। भारत में किसी भी सरकार के लिए उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्य, आवास हो गया, रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और खास कर जब जनसंख्या हमारी ज़्यादा हो जाती है। वास्तव में अनेक शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में बच्चों शासन करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या तीव्र तेजी से वृद्धि कर रही है और अच्छे शासन पर विराम लगा दिया इसने। जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा का प्रचार कम हो रहा है, जागरूकता में कमी आई है, लोगों की सहभागिता और विकास की स्थिरता किया जा सकता है, यानी विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि संसाधन जो है बच्चों असमान रूप से वितरित होता है। हिंसा की संस्कृति बच्चों तो बल का अवैध प्रयोग और कानून व्यवस्था की समस्या है, लेकिन यदि कोई इसे अच्छे शासन के दृष्टिकोण से देखे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शांति और कानून व्यवस्था विकास का पहला सोपान माना जाता है। हड़तालें, दंगे, आतंकवादी हमले इस हिंसा की बच्चों स्वीकृति के लिए हानिकारक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों आतंकवाद भी कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का एक कारण है। आतंकवाद विकास के लिए भी बच्चों बाधक होता है। जो क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं वहाँ कोई भी निवेशक पूंजी लगाना नहीं चाहता है, और इसका सीधा प्रभाव बच्चों वहाँ के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य चीज़ों पर पड़ता है। यानी आतंकवाद बच्चों हमारे वहाँ जो है सुशासन के लिए बच्चों एक मुख्य कारण है, जो सुशासन नहीं होने देता है, यानी अच्छा शासन नहीं बनने देता है। इसके साथ ही बच्चों सेवाओं पर लंबे समय तक असर पड़ता है आतंकवाद का। लोग घरों में ही कैद हो जाते हैं और उनके मन और मस्तिष्क पर आतंक की काली छाया मंडराती रहती है। लेकिन मानवाधिकार के मुद्दों का भी सामना करना पड़ता है। आतंकवादी जनसाधारण के मानवाधिकार का कदाचे ही आदर करते, वो लोग इसका आदर नहीं करते। किंतु जब सरकार आतंकवाद को दबाने के लिए सख्ती करती है तो राज्य पुलिस जनसाधारण के अधिकारों का हनन हो जाता है इससे, यानी उनके आतंकवादियों को अगर कुछ खत्म करने के लिए सरकार कदम उठाती है तो इससे जनसाधारण को भी काफ़ी हानि होती है। पाठगत प्रश्न आते हैं बच्चों। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकारों का अवैध उपयोग होता है। भ्रष्टाचार का सरोकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के साथ होता है। भ्रष्टाचार को सरलीकरण के द्वारा कम किया जा सकता है। केरल में जनसंख्या बच्चों स्थिरता यानी जनसंख्या कम है। कानून व्यवस्था के लिए बच्चों हिंसा बहुत ही घातक होता है। अगला आता है बच्चों सुशासन स्थापित करने के क्या क्या उपाय हैं। तो लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना तथा सक्षम, प्रभावशाली, ईमानदार, पारदर्शी कानून पालन कराना। शासन व्यवस्था के लिए कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करना। सुशासन के लिए लोगों की सहभागिता बच्चों बहुत ही जरूरी होती है। शासन व्यवस्था में लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है। लोगों की सहभागिता से प्रशासन के स्तर पर बच्चों दबाव बनाया जा सकता है और अफसर के कार्य को समय समय पर करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। जब भी जवाबदेह और उत्तरदायी शासन प्रशासन के यंत्र के रूप में काम करेगी। आज बच्चों सुशासन के लिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी की भूमिका भी बढ़ रही है। अब तक की चर्चा के अनुसार हम इस बात को ध्यान में समझना होगा कि अच्छे शासन का सार लोक हितैषी तथा सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। जन सेवाओं की कम मूल्य पर आपूर्ति होनी चाहिए। सूचना का प्रसार द्वारा सशक्तिकरण का प्रयास होना चाहिए, यानी सूचना का अधिकार होना चाहिए। सरकार के कार्य में खुलापन और पारदर्शिता आनी चाहिए। सरकार और जनता के नए विचार, अवधारणाओं को सरकार की प्रणाली से जोड़ना चाहिए। नागरिक और प्रशासन को प्रभावशाली जुड़ाव होना चाहिए और सरकार के कार्यों का व्यापक आकलन और जांच पड़ताल होना चाहिए। तो ये बच्चों कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अच्छे शासन को प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कई सारे सुधार अपेक्षित कर सकते हैं, यानी ये प्रमुख सुधार हम कर सकते हैं। साथ ही में बच्चों आपने देखा होगा कि किसान अब अपनी भूमि का रिकॉर्ड कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। नागरिक अपने करों का भुगतान कंप्यूटर से कर सकता है। इससे बिना लाइन में लगे, बिना अपना काम छोड़े कैश काउंटर पर जाए बिना भी कर सकता है, और इससे बच्चों भ्रष्टाचार में कमी आने की संभावना बढ़ सकती है। प्रमुख प्रश्न बच्चों स्वस्थ शासन लोगों की सहभागिता द्वारा प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर के प्रयोग से सेवाओं की आपूर्ति सस्ती होती है। भारत में का मध्य प्रदेश राज्य लोगों के ज्ञानदूत कार्यक्रम द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न हैं, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये था बच्चों आपका 23वां चैप्टर सुशासन या अच्छा शासन, है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा बना कर लिखने हैं टॉपिक्स, कुल मिलाकर प्रश्न एक भी छोड़ना आपको नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।